जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 सामाजिक विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं और इस सामाजिक विज्ञान की क्लास में हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। अभी हम जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं। इसके बाद जो है जब ये खत्म हो जाएगा तो पॉलिटी लेकर चलेंगे और पॉलिटी के साथ जो है एक सब्जेक्ट और ले लेंगे जैसे कि इकोनॉमिक्स या सिविक्स। ठीक है, आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और ये हमारी जो है तीसरा चैप्टर है, तीसरी क्लास है। दो चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं और ये भूगोल का तीसरा चैप्टर है। और ये क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी अभी कंप्लीट करवाई जा रही है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पर बेस्ड है और दोनों का जो है एक सार संग्रह मिला करके हम लोग ये क्लास को करवा रहे हैं। और इस क्लास में आपको जो है बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी, जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको सारे एमसीक्यू सहित क्लास करने को मिलेगा। तो चलिए, विद्यालय एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और विद्यालय एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लास करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपके एग्जाम से पहले ये सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। आपके पास जो है अभी 3 मंथ का टाइम है। हम लोग तो है 3 मंथ में पूरे 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और देखिएगा कि यहीं से आपका 90% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा और बाकी जो है रिवीजन के लिए आपकी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लिया करें। ठीक है, और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपके क्लासेस के बारे में जानकारी भी टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए, आज आपका जो है चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियां। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेन चेंज कर ले। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। चक्री आपने देखा होगा, जो चक्री होती है तो वो कैसी गति करती है? तो वो घूर्णन गति करती है। आपने दिवाली के टाइम पे जो चक्री होती है ना, आपने देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, तो उसे कैसे क्या कहते हैं? उसे घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, और जब आपने देखा होगा कि जब गन्ने के आपने देखा होगा कोल्हू में बैल, जो कोल्हू होते हैं ना, कोल्हू में जो आपने देखा होगा तो एक ऐसे लगा रहता है और ये जो है एक सेंटर हो गया और सेंटर के चारों तरफ ये घूमता रहता है। तो ये क्या हो गया? मतलब उसका चक्कर काट रहा है ना, बार बार घूम रहा है, जिससे कि गन्ना की पेराई होती है। तो आप उन्हें वहां पे देखा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। कोल्हू का बैल होना, आपने मुहावरा भी सुना होगा कि कोल्हू का बैल होना, मतलब वो एक ही चक्कर में एक ही गति करते रहता है, ऐसे। ये क्या होती है? आपकी परिक्रमण गति कहती है होती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिया है और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। अब यहाँ से आप समझ में आ जाएगा, मतलब अपने ही अक्ष पर घूमते रहना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। मतलब कहने का कि सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। और अपने आप ही जैसे आप जो है एक जगह पे खड़े हो जाएं और 360 डिग्री एक बार घूम जाएं तो वो क्या होगा? घूर्णन होगा। अगर आप जैसे किसी मान लीजिए कोई मंदिर है और मंदिर का जब आप चारों तरफ घूमते हैं तो वो क्या होता है? परिक्रमा। आपने सुना होगा कि मंदिर का परिक्रमा करने जा रहे हैं, मतलब आप मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका परिक्रमण गति हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा होता है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आप याद रखेंगे हमेशा, जो आपकी पृथ्वी है, आपने यहाँ पे बहुत गलती करते हो। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ये कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो ये जो है 23.5 डिग्री पर क्या है? ये झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है, लेकिन ये कोण कितना बनाती है? पृथ्वी का जो अक्ष है, मतलब जो उस काल्पनिक अक्ष है, उससे ये कक्षीय सतह से कितना कोण बनाएगी? तो 23.5 डिग्री झुकी है। बनाना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन ये झुकी है तो ये कितना बनाती है? 66.5 डिग्री बनाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का जो अक्ष ये होगा, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन ये 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है ना, तो अब फिर आपका जो है ये आपका अक्ष, मान लीजिए ये आपका अक्ष है। ठीक है,
तो यहाँ से 90 डिग्री बनाना चाहिए, लेकिन ये झुकी कितनी है 23.5 डिग्री। तो हम लोग 90 में 23.5 डिग्री घटा देंगे तो ये इतना कोण बनाएगी, मतलब कितना 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ऐसे आपको समझना है। और इसे जो है कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये एकदम सही है। और पृथ्वी का आकार गोले के समान है। कैसा? एक गोले के समान है, और इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होती है। और ग्लोब पर जो वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। याद रखिएगा, दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। लगभग 24 घंटे, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यही जो है पृथ्वी की दैनिक गति होती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ये एक प्रश्न है आपके लिए। अगर बाय द वे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो सूर्य के जो तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या हो जाएगा? दिन रहेगा, और जो जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, और पूरे समय जो है वहां पर ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जो है जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमें जो है बैलेंस चाहिए, मतलब एक तरह से टेम्परेचर कभी ठंडा भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए, मतलब दोनों अवस्थाएं जरूरी हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, इसके बारे में जो है एक बार आप फिगर से समझ लीजिए। देखिए, आपको सेम टू सेम वैसा ही बताया है मैंने, जैसा भी बताया वही फिगर आपको यहाँ पे दिया है। ये आपका क्या है? ये आपका जो है विषुवत रेखा है। ठीक है, पृथ्वी का कक्षीय तल है, या कक्षीय समतल बोल सकते हैं। और ये जो है 90 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन ये कितना 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। तो इसमें जो है ये 90 में फिर ये 23.5 डिग्री माइनस हो गया, तो 66.5 डिग्री। अब इतना ये कोण बनाती है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ का आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल। मतलब देखो, हम लोग जो बनाते हैं ना तो इसे सीधा कर देते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट तो ऐसा है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो एक बार आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, और पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष अर्थात 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, लेकिन टोटल जो समय लेती है कितना लेती है? 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। अब जैसे पृथ्वी परिक्रमण करती है ना सूर्य की, तो उससे क्या क्या प्रभाव होता है? परिक्रमण के अनुसार जो है ऋतुएं भी बदलती रहती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 जून को होता है। फिर ये जब यहाँ पे आएगा 23 सितंबर, 21 जून से फिर 23 सितंबर। जब हम 23 सितंबर में यहाँ पे पृथ्वी आती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व जो है घूर्णन करती है। हम जब पश्चिम से फिर पूर्व में आएंगे तो ये आपका दक्षिण में, देखिए बसंत ऋतु हो गया 23 सितंबर, बसंत ऋतु, विश्व बसंत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, और ये सूर्य जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। जब ये दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगा, दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर में दक्षिणी अयनांत पर जब सूर्य पहुंचेगा, उस समय क्या होगा? यहाँ पे हमारे उत्तर अयनांत पे क्या हो जाएगा? देख सकते हो आप, उत्तर अयनांत जो होता है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है 22 दिसंबर में। आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध जो होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर शीत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। फिर जब हम 21 मार्च आता है तो हम लोग फिर उत्तरी गोलार्ध में आपका आ जाता है ना सूर्य, तो यहाँ पे बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, और ये शरद ऋतु। दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर बसंत ऋतु 23 सितंबर को, और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर शरद ऋतु रहती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फिगर भी समझ में आ गया होगा, और हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष
फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है और ऐसा जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि जो 2024 है आपका, ये कैसा वर्ष है? ये आपका लीप वर्ष है। ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। याद रखिएगा, पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ही चक्कर लगाती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जो उत्तरी ध्रुव है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में जो है उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है और इसलिए पूरी पृथ्वी जो है रात एवं दिन बराबर होते हैं। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। आपके क्वेश्चन में कई बार पूछता है एग्जाम में कि जो है कब दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को, और इसे विषुव कहा जाता है। अगला है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन भी होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, पृथ्वी अगर परिक्रमण नहीं करेगी तो ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए झुके होने के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन संभव है। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे इसके, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या कहलाती है? अभी आपको बताया था, अपने अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण, घूर्णन, झुकाव या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है घूर्णन। अपने ही अक्ष पर अगर घूमेगी तो वो क्या कहलाएगी? घूर्णन कहलाएगी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति घूर्णन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर की जो गति करती है उसको क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये मान लीजिए जैसे सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर जब ये पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी परिक्रमण गति कहलाएगी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है? ये इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी गोल है ये किसने बताया था? वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो पहले खगोल शास्त्री थे, भारतीय खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है? अभी आपको बताया था 365 दिन 6 घंटे, याद रखिएगा, लगभग 365 दिन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष या 365
सही 1/4 दिन का समय लगता है और पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती हैं, ये बताना है। किस दिन जो है सीधी पड़ती हैं? 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को या 23 सितंबर को। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, आप सभी को पता है कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ेंगी, जो है ये 21 जून को सीधी पड़ती हैं। 21 जून को, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, इसी अवस्था को पृथ्वी के उत्तरी अयनांत भी कहते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार पुनः क्लास को सभी लोग जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें, जिससे कि आपको कंप्लीट जो पूरी क्लास है, ये देखिए कंटिन्यू लास्ट तक फ्री क्लासेस चलेंगी। मैं हर बार बोलता हूँ फ्री मतलब फ्री, 100% फ्री क्लास चलेगी, ये आप याद रखें। क्लासों की जिम्मेदारी है, हमेशा पूरी फ्री क्लासेस चलेंगी और इसका आपको कभी भी कोई भी कास्ट नहीं लगेगा। हाँ, आपको जो है बस क्या करना है कि लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों को हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आप सभी को पसंद आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती हैं, ये बताना है। मकर रेखा जो है ये किस दिन पर पड़ती है? सूर्य की सीधी रेखा मकर रेखा पर। तो आप सभी को पता है जब हम लोग हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आती है 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर या 23 सितंबर। तो आपका जो है 22 दिसंबर हमारे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कब आती है? शरद ऋतु कब आती है उत्तरी गोलार्ध में? ये आती है आपको 22 दिसंबर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं तो आपकी कर्क रेखा पर शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है। 22 दिसंबर इसका राइट हो जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं विषुवत रेखा पर जो है किस दिन पड़ती हैं? विषुवत रेखा जो विषुवत व्रत होती है, विषुवत व्रत पर किस दिन सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च, 24 मार्च, 21 जून या 21 दिसंबर। तो ये जो है 21 मार्च को विषुवत व्रत पर जो है सीधी रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को विषुव बोलते हैं, विषुवत व्रत। ठीक है, ये विषुवत व्रत हो गया, ये कर्क हो गया, ये मकर रेखा हो गया। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ बात करेंगे जब यहाँ पे जब सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ेंगी। मान लीजिए यहाँ पे आपको देखिए, मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से जो किरणें हैं ये जब ये सीधी रेखा पर पड़ती हैं, यहाँ पे विषुवत व्रत पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? यहाँ पे 21 मार्च को पड़ती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये बताना है। जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रिया में। आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मी में, ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। भारत में तो अपने 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को भारत में क्या होता है? शरद ऋतु होती है ना, सर्दी का टाइम होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। पृथ्वी के दक्षिण अयनांत की अवस्था में दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध का देश है, इसलिए क्रिसमस के समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होते हैं? अभी आपको बताया था घूर्णन, परिक्रमण, इनमें से कोई नहीं, ये घूर्णन और परिक्रमण दोनों। तो आप सभी को पता है दिन और रात जो है पृथ्वी की किस गति के कारण? घूर्णन के कारण होती है। जब पृथ्वी अपनी ही कक्षा में बार बार घूमती रहती है, इसके कारण जो है क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण
दिन और रात होती हैं तथा पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दोनों जरूरी हैं, ठीक है, लेकिन परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन, और घूर्णन गति के कारण होता है दिन और रात में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? अभी बताया था, ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 11th नंबर है, सम दिवारात्रि होते हैं। सम दिवारात्रि मतलब एक समान रातें कहाँ पर होती हैं ये बताना है। 22 जून व एवं 21 सितंबर, 21 मार्च व 21 जून, 21 मार्च व 23 सितंबर, 21 सितंबर व 21 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च व 23 सितंबर को सम दिवा मतलब समान दिन और समान रातें होती हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सम दिवा रात्रि होते हैं। इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन एवं रात की जो अवधि है ये बराबर होती है और ये तिथियां सम दिवा रात्रि कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये बताना है कि सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है। ठीक है, 21 जून, 22 जून, 25 दिसंबर या 22 मार्च। तो आप सभी को पता है 21 जून, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन सबसे लंबी रात एवं सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में इसी दिन सबसे बड़ी रात एवं सबसे छोटा दिन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है, ये बताना है। तो शीतोष्ण कटिबंध है इसमें कम गर्मी पड़ती है, ठंडा होता है ना शीतोष्ण कटिबंध, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे हम उष्ण कटिबंधीय पेटी से उत्तर या दक्षिण दिशा में बढ़ते हैं तो पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिस कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय की पेटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। जहां सालों भर गर्मी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ध्रुव या विषुवत रेखा। याद रखिएगा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि हम पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित कर दें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी, जहां सालों भर गर्मी पड़ती है, और इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय की पेटी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के आकार में चंद्रमा है। पृथ्वी का जो आकार है, आकार में चंद्रमा से छोटी है, बड़ी है, समान है या इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी का आकार है ये चंद्रमा से कैसा है, बड़ा है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी जो है चंद्रमा से लगभग कई गुना बड़ी है। ठीक है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ा है और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक भी चक्कर घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जो आपका चंद्रमा है इस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, तेनसिंग या नील आर्मस्ट्रांग। ये थे आपके नील आर्मस्ट्रांग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म हो जाते हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो सभी लोग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सभी लोग जो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिससे आपको क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है, अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी क्लास आपको और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और कौन-कौन सा टॉपिक आप लोगों को और भी चाहिए। मतलब कहते नहीं, कौन-कौन से टॉपिक में आपको जो है प्रॉब्लम है, आप ये भी बता सकते हैं। उसकी अलग से जो है पीवाईक्यू लगा करके हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास सभी को पसंद आई तो सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।